हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे चाइना कैसे हांगकांग की ऑटोनॉमी को समाप्त कर रहा है और हम लोग ये भी देखेंगे कि जो चाइना की एक पॉलिसी थी टू स्टेट पॉलिसी, उसको चाइना कैसे ही खत्म कर रहा है। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि हांगकांग पर चाइना कैसे स्टक डाउन कर रहा है। और हम लोग बात करेंगे अभी जो नया रिफॉर्म्स आया है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, बीजिंग ने अभी हाल ही में लागू किया है। हम लोग बात करेंगे कि इस नए इलेक्टोरल रिफॉर्म में क्या है और इसका भारत पर क्या इंप्लीकेशन होगा, इसका वर्ल्ड पर क्या इंप्लीकेशन होगा। इससे पहले मेरा जो पहला वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था जो हांगकांग के प्रोटेस्ट चल रहे थे उसके रीजंस के बारे में। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इन सारे मुद्दों पर। अभी जो नया इलेक्टोरल रिफॉर्म आया है और उस मुद्दे पर बात करेंगे कि चाइना में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है और हम लोग ये देखेंगे कि इससे हांगकांग पर क्या असर आया है, उसकी ऑटोनॉमी पर क्या असर आया है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे चाइना हांगकांग की आइडेंटिटी को खत्म करता हुआ जा रहा है और ये जो टसल चल रहा है चाइना और हांगकांग के बीच में, इसको पूरा तरीके से डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इसके टॉपिक को समझ पाएंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं यूपीएससी से। जैसे हांगकांग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे जो ट्रीटी साइन की गई है उस ट्रीटी के प्रोविजंस क्या है, रिफॉर्म्स के प्रोविजंस क्या है, इन सारी चीजों को डिस्कस किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये न्यूज में क्यों है और क्या न्यूज में है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चाइना रीमेक्स हांगकांग इलेक्टोरल सिस्टम, यानी चाइना ने हांगकांग के जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको इंप्रूवमेंट के नाम पर कुछ चेंज कर दिया। मतलब दुनिया को तो ये बताया कि इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन उसने कुछ चेंज कर दिया है ताकि वो अब हांगकांग को अपने हिसाब से चला सके। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हांगकांग की लोकेशन कहां पर है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये मेनलैंड चाइना है, इसको हम लोग मेनलैंड चाइना बोलते हैं। और ये है हमारा हांगकांग जो इस बॉर्डर के जरिए इससे जुड़ा हुआ है। और ये पूरा चीन, ये देखिए ये वाला जो रीजन है यहां पर हमारा हांगकांग है। और यहां पर ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ये म्यांमार है और ये हमारा लाओस है और यहाँ पर हमारा वियतनाम है। और ये जो है ये सब पूरा चाइना एरिया है चाइना का। और यहाँ पर हमारा हांगकांग है। तो यहाँ पर ये इसका रीजन है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी हांगकांग का आइलैंड है, ये भी है। ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो पूरा व्हाइट पोर्शन में आपको दिख रहा है ये सब पूरा इतना रीजन पूरा ये हांगकांग का है और ये साउथ चाइना सी में सिचुएटेड है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मेजर इश्यूज क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि अभी जब हम लोग प्रोटेस्ट को देख रहे थे, जो यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रहे थे, मतलब यहाँ के लोगों को डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल राइट्स चाहिए, ठीक है, और इनको कुछ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए, इनको राइट टू डिसेंट होना चाहिए, ठीक है, राइट टू डिसेंट होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच इनकी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इनका, ठीक है। और ये सब कुछ भी इनको चाइना में नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, कम्युनिस्ट कंट्री है और यहां पर सब कुछ स्टेट ओन्ड रहता है। जो हमारा कम्युनिस्ट है और डेमोक्रेसी है, इनकी वैल्यूज पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। बस आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके की ये दोनों अपोजिट है, ठीक है। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स चाहिए और इनको राइट्स चाहिए डिसेंट करने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, फ्रीडम हर एक चीज का फ्रीडम इनको चाहिए, वो यहां पर इनको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। इससे पहले एक्चुअली था क्या कि 1897 से पहले यहां पर यूके का कब्जा हुआ करता था और हमें पता है जैसे यूके इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई डेमोक्रेसी से और कम्युनिज्म की ओर जा रहा है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई आप थे नॉर्थ पोल और जा रहे हैं आप साउथ पोल, ठीक है, मींस अपोजिट जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ की जनता जब 1997 के बाद, जब ये 1997 के बाद जब चीन के हाथों में चला गया तो वो कम्युनिस्ट वैल्यूज इस पे लागू करने लगा। हालांकि यूके के साथ उसकी ट्रीटी हुई और उसने कहा नहीं हम इसको ऑटोनॉमी देंगे, कहा 50 इयर्स तक हम इसको ऑटोनॉमी देंगे और ये हमारा ट्रांजिशन पीरियड रहेगा इसको कम्युनिज्म में चेंज करने के लिए। तो इन सारी बातों पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या चेंज हुआ बीजिंग में। तो देखिए नए इलेक्टोरल रिफॉर्म में अब क्या किया है बीजिंग ने कि जो इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसकी मेंबरशिप को बढ़ा दिया, यानी जो निचला सदन था, ठीक है, ये एक तरीके से हांगकांग का जो निचला सदन था, इसमें ध्यान से समझिएगा, इसमें टोटल 70 सीट्स होती थी। तो इसमें जो 35 सीट्स थी
और ये 35 सीट्स थी। तो ये तो डायरेक्टली इलेक्टेड होती थी, यानी इनके लिए चुनाव होता था और इसे पब्लिक वोट देती थी। और ये जो होते थे ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, ठीक है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे, यानी एक तरीके से ये कमीशंस के या बोर्ड मेंबर्स के द्वारा चुने जाते थे। तो एक तरीके से आप ये कहते हैं बैलेंस बना रहता था, ठीक है। अगर चाइना अपने इन 35 मेंबर्स में से सारे के सारे मेंबर्स को अगर चाइना नॉमिनेट कर देता था अपने ही बंदे को, तो भी 35 मेंबर्स ऐसे होते थे जो ऑटोनॉमी को करते थे, मींस ऑटोनॉमी चाहते थे या उसी क्षेत्र से जुड़े होते थे, ठीक है। तो ये मामला बैलेंस हुआ करता था। तो इनकी संसद से कोई भी ऐसी चीज जो कम्युनिस्ट वैल्यू की हो वो पास नहीं हो पाती थी, क्योंकि 50% 50:50 का रेशियो आ जाता था और अटक जाता था। तो चाइना ने क्या किया, अब क्या करेगा, इसकी जो सीट्स हैं वो कर देगा 90 और यहां पर 35 जो होंगे ये डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, ठीक है, इनका चुनाव होगा, और 35 इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे और प्लस 20 मेंबर्स ये बीजिंग नॉमिनेट करेगा। यानी एक तरीके से अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं या नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं, उनकी जो पोजीशन है वो ज्यादा बढ़ गई। यानी अब जो डेमोक्रेसी है उसको आउट पावर कर दिया गया है, यानी ये जो डेमोक्रेसी है इसको घटा दिया गया है, इसका रिप्रेजेंटेशन घटा दिया गया है। यानी अब किसी भी मुद्दे को पास करने के लिए चाइना के द्वारा नॉमिनेट किए गए मेंबर्स की संख्या मेजोरिटी में हो गई, ठीक है। तो अब क्या मेजोरिटी में हो गई, 35 कितना हो गया, 55 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो ये चाइना के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स है, ये मेजोरिटी में आ गए, और ये हांगकांग के डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल है, ये माइनॉरिटी में आ गए। तो कोई भी रिजोल्यूशन को हांगकांग की असेंबली से पास करा दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि नहीं ये हांगकांग की बिल है, ठीक है। तो ये गेम यहां पर इसने चाइना ने खेला है, तो ये चीज समझ के रहिएगा। उसके बाद आगे आप लोग देखते हैं कि जो इलेक्शन कमेटी है उसको भी एक्सपेंड कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमेटी में बीजिंग के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ये वो कमेटी है जो इलेक्शंस की देखभाल करती है, ठीक है, मींस इलेक्शन को कंडक्ट कराना और उसके जितनी भी चीजें हैं, नॉमिनेशन और ये सारी चीजें, ये सब अब इसमें जो मेंबर्स होंगे वो अब बीजिंग के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये जो इलेक्शन कमेटी होती है वो एक तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी जो हांगकांग का प्रमुख होता है, जो हांगकांग को चलाता है ऑफिशियली चाइना के अंडर में, उसको ये चुनती थी, ठीक है। तो अब इस कमेटी में ही चाइना के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स आ गए, तो जाहिर सी बात है जो लोग प्रो डेमोक्रेसी होंगे, जो प्रो डेमोक्रेसी होंगे या जो लोग प्रो हांगकांग फ्रीडम होंगे उनको ये कभी नहीं चुनेगा, ठीक है। तो ऐसी नौबत ही नहीं आने देगा। तो आप ये देखिए किस तरीके का एक बहुत ब्रिलियंट गेम यहां पर चाइना ने चला है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि अब जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे इलेक्शन के लिए, मैंने आपको भी बताया कि 35:55 का रेशियो हो गया है, और जो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको माइनॉरिटी में ला दिया गया है, और जो इनडायरेक्टली बीजिंग के द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको मेजोरिटी में कर दिया गया है, ताकि इनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजोरिटी रिटेन की जा सके चाइनीज पीपल्स के द्वारा, ठीक है, एक तरीके से कब्जा हो सके अनऑफिशियली। अब इसमें देखिए जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, अब इसमें वही होंगे जो देशभक्त होंगे, ठीक है, ऐसा कहा गया। और देशभक्त कौन होंगे, जिनको चीन की सरकार मानेगी कि ये देशभक्त हैं। जो जरा से भी आवाज उठाएंगे उनको वो डिस्क्वालीफाई कर देगी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो एक तरीके से जो डिसेंटर्स हैं या जो चीन से या चीन की सरकार से अपने व्यू नहीं रखते उनको चुनाव में एंट्री ही नहीं दी जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि एंट्री को बैन कर दिया गया है, ठीक है, एंट्री को बैन कर दिया। क्या माइंड ब्लोइंग गेम खेला है चाइना ने। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका इंप्लीकेशन हांगकांग पे क्या होगा। तो देखिए इसमें जो सिटी की लीडरशिप है वो तो इन्फ्लुएंस होगी ही, देखिए जाहिर सी बात है। अपोजिशन का जो पावर होगा वो भी इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है। जो भी चाइना में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जिसको एसआर कहा गया है यहां पर, अच्छा यहां पर एक चीज और देखिए कि डेमोक्रेसी जो है वीकेन हो जाएगी अब यहां पर, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग देखें ऑपोजिशन खत्म हो जाएगा एकदम से, क्योंकि जब ऑपोजिशन रह ही नहीं पाएगा, डिसेंटिंग वॉइस रही नहीं जाएगी, तो ऑपोजिशन क्या होगा। और यहां पर ये जो वन कंट्री टू सिस्टम था
ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी ये धीरे धीरे जबरदस्ती इंटीग्रेट कर रहा है अपने वैल्यूज पर हांगकांग को चाइना। ठीक है, चाइना जबरदस्ती इंटीग्रेट कर रहा है हांगकांग को जबरन तरीके से अपने वैल्यूज के लिए। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इंडिया पर इंप्लीकेशन क्या होगा। तो देखिए, इंडिया के लिए सबसे बड़ा री एक्सपोर्ट इंडियन गुड्स है हांगकांग, तो उस पर असर पड़ेगा चाइना के, यानी एक्सपोर्ट पर इंडिया के असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट घट सकते हैं क्योंकि चीन के साथ हम देख रहे हैं इंडिया का ट्रेड वॉर भी शुरू हो गया है। ठीक है, इससे पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और चाइना का वो घट रहा है। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो घट रहा है, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, जो इंपोर्ट है वो घट रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हांगकांग है वो 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया है, तो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी हम देखेंगे कम हो जाएगा भारत का। और देखिए, एक तो चाइना का गेटवे से माना जाता है, मींस ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर लोकेटेड है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर लोकेटेड है जो इंडिया लूज कर देगा। ठीक, तो ग्लोबल टेंशंस और पॉलिटिकल अनरेस्ट जो हांगकांग है वो इंडिया के ट्रेड पर डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे भी इफेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चिंताएं हैं भारत के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी 1985 में चाइनीज संप्रभुता के अंतर। अच्छा देखिए, हुआ क्या था कि जब ओपियम वॉर हुआ था, ठीक है, आप इसे हिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ेंगे, प्रकाश सर के हिस्ट्री के लेक्चर में अच्छे से कवर किया जाएगा। ओपियम वॉर जो 1840 में शुरू हुआ था। ठीक है, और आपको पता होगा कि चाइनीज गवर्नमेंट को ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे ओपियम उगाने के लिए। वहां पर ओपियम एक तरीके से लोगों के रग रग में समा गया था, तो चाइना ने ओपियम को कट डाउन करने के लिए मतलब कोशिशें की वहां पर जो क्विंग डायनेस्टी थी, लेकिन ब्रिटेन ये चाहता नहीं था क्योंकि फिर उसकी ओपियम की डिमांड पूरी नहीं होती और वो ओपियम बेच के दुनिया में ढेर सारा प्रॉफिट कमा रहा था, तो इसलिए ओपियम वॉर लड़े गए। तो पहला ओपियम वॉर 1839 में लड़ा गया और दूसरा 1856 से 1860 में लड़ा गया। और उसके बाद हांगकांग जो होता है इस वॉर में यूके की जीत होती है और हांगकांग जो होता है वो सीधे चला जाता है यूनाइटेड किंगडम के कब्जे में। उसके बाद क्या होता है, फिर 1896 में हांगकांग कब्जे में चला जाता है और फिर 1985 में एक ट्रीटी साइन होती है, सिनो ब्रिटिश ट्रीटी। ठीक है, और उसके तहत 1997 में जो हांगकांग है वो यूके चाइना को दे देता है और कहता है कि चूंकि हम डेमोक्रेसी हैं और तुम कम्युनिज्म में हो, तो 50 साल के लिए इसका ट्रांजिशन पीरियड होगा, जो कि एक तरीके से मैं बात करूं 2047 में 2047 में लैप्स करेगा। उसके बाद ही तुम पूरी तरीके से हांगकांग को इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि चाइना इतना ज्यादा रेस्टलेस है कि वो 25 साल पहले ही उसको इंटीग्रेट करने पे तुला हुआ है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कि आखिर हांगकांग के जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था इसकी प्रोविजंस क्या थे। तो देखिए, इसको बेसिक लॉ कहा गया है। ठीक है, इस ट्रीटी को बेसिक लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। यहां पर हांगकांग जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, इट विल एंजॉय हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, एग्जीक्यूटिव यानी एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी, लेजिस्लेटिव लेवल पर भी और इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर के लेवल पर भी। तो देखिए, एग्जीक्यूटिव में तो अपने जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको चाइना नॉमिनेट कर रहा है, तो एक तरीके से यहां पर इसकी ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया। लेजिस्लेटिव में मैंने आपको बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स को मेजॉरिटी में कर और इसको आउट पावर कर दिया यहां के लोकल पीपल को। ठीक है, तो इसको भी एक तरीके से इसको भी डिफाई कर दिया है। और जो जुडिशियल पावर है, इसको आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि एक लॉ लेकर आया था, मेरे पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, कि कोई भी अगर एक्सट्रैक्शन होगा यानी कि कोई भी केस चलेगा तो चाइनीज मेनलैंड पे चलेगा, यानी जुडिशरी पर भी उसने रोक लगा दी है एक तरीके से। ठीक है, तो यहां पर इसमें यह भी कहा गया था कि जो सोशलिस्ट सिस्टम एंड पॉलिसीज हैं ये हांगकांग में 50 सालों तक प्रैक्टिस नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो ये सारे शर्तों पर यूके ने चाइना को हांगकांग दिया था। तो ये सारे कुछ कंडीशंस थे। अब देखते हैं जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वो आपको बता दिया जाएगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर यूपीएसआई, यूपीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी, एनटीपीसी
आरआरबी और यहाँ पर यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट के लिए डेडिकेटेड कोर्स चलते हैं। तो इन सब में से अगर आप किसी की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सारे कोर्सेज का लाभ उठाएं फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।